यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का 2023 का 348 CG सेट लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। देखिए, जो वेलिस्नेरिया का पौधा है इसमें जल परागण होता है। इसी प्रकार से जल परागण और किसमें किसमें होता है आपको बता दें। वेलिस्नेरिया में होता है, ऐसे ही जो हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला में जल परागण होता है। इसी तरह से जो सेरेटोफिलम होता है, सेरेटोफिलम होता है, इसमें भी जल परागण होता है। तो इनमें जल परागण पाया जाता है। फिर अगला है, स्त्रियों में आर्तो चक्र सामान्यतः होता है। तो 28 से 29 दिन का आर्तो चक्र होता है। आर्तो चक्र को MC भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, या फिर मासिक धर्म भी कहा जाता है, या फिर मासिक चक्र भी कहा जाता है, मासिक चक्र, या फिर रजोस्राव भी कहते हैं। कई सारे इसके नाम हैं और इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है। RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो mRNA यानी mRNA से प्रोटीन जो बन रही है, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बन रही है, तो इसको अनुवादीकरण कहा जाता है। अनुवादीकरण। DNA से RNA बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहा जाता है। DNA से RNA बनने की क्रिया अनुलेखन होती है और RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया अनुवादन होती है। अनुवादन यानी ट्रांसलेशन होती है। और आपको बता दें, DNA से DNA बनने की क्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। रेप्लिकेशन कहलाती है। तो आपको पता चल गया रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि DNA से DNA बनता है रेप्लिकेशन में, और जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है। DNA से RNA निर्माण होता है। और फिर तीसरा है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन बनती है। mRNA से प्रोटीन, तो उसे अनुवादीकरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर अगला है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग होता है। विडाल परीक्षण तो टाइफाइड हो जाएगा। जो टाइफाइड है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से हो जाता है। और इसे आंत्रीय ज्वर भी कहा जाता है। आंत्रीय ज्वर, क्योंकि ये आंतों में संक्रमण करता है साल्मोनेला टाइफी, इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। वह स्थान जहां पर जंतु व पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जंतु व पेड़ पौधों की संख्या बहुत अधिक है, उन्हें ही जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया गया है, ताकि उसमें मानवीय क्रियाकलाप हैं जो वो अधिक ना हो सकें, जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसके बारे में जाकर के हमारे चैनल से वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया हुआ है। अगला है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए की। विटामिन ए वाले जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों के शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो वहां पर गोल्डन राइस का प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। फिर अगला है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। मानव के वृषण में, टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य तो अवलंबन प्रदान करना, शुक्राणुओं को अवलंबन प्रदान करना, शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करना, कह लीजिए एक तरह से अवलंबन या सहारा प्रदान करना, और शुक्राणुओं को ऑक्सीजन देना, शुक्राणुओं को पोषण देना आदि, ये सभी कार्य सर्टोली की कोशिकाएं करती हैं। फिर अगला है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। देखिए, जोड़ी पूछा गया है, तो जोड़ी का मतलब है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में ना पूछा जाता, ऐसे ही पूछा जाता, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जोड़ी में 23 जोड़ी, जिसमें से पुरुष में 46 में से 44 ऑटोसोम होते हैं,
44 ऑटोसोम, और इसमें जो 2 बचे हुए हैं 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, गर्भधारण के बाद, जब गर्भधारण हो जाता है तो गर्भधारण के बाद 3 महीने से पहले, गर्भधारण के बाद 3 महीने से पहले भ्रूण को किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से, किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से गिरा दिया जाता है, तो इसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। यानी गर्भधारण करने के बाद 3 महीने से पहले ही भ्रूण को किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से गिरा देते हैं, तो उसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। यह जन्म नियंत्रण का एक उपाय माना जाता था। फिर अगला है यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम निम्नवत, ये ATGC इस तरह से है, 5' to 3' दिशा में है, तो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम 3' to 5' दिशा में क्या होगा? देखिए, यहां बना देते हैं, हालांकि इसी के नीचे होना चाहिए लेकिन यहां जगह नहीं है, तो यहां बना देते हैं। ये 5' to 3' है, तो 3' to 5' होगा इसका। अब देखिए, यहां A है तो A का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। यहां T है तो T का A हो जाएगा। यहां G है तो G का C हो जाएगा। यहां C है तो G हो जाएगा। अब ये 4 हो गए, ATGC 4 थे, और इसका जो पूरक स्ट्रैंड है TACG। तो देखिए, यहाँ ATGC था, तो इसका पूरक क्या हुआ? एडेनिन का पूरक होता है थायमिन, और थायमिन का पूरक एडेनिन, ग्वानिन का पूरक साइटोसिन, और साइटोसिन का पूरक ग्वानिन हो जाएगा। अब देखिए, यहां भी वैसे ही है, ATGC फिर ATGC, तो वही हो जाएगा TACG, फिर लिखेंगे TACG, फिर लिखेंगे TACG। इस तरह से इसका पूरक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक प्रतिरक्षी या फिर प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र इस तरह से मैंने बनाना बताया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, जाइए और देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है हीरोइन या मॉर्फिन क्या है या किस पौधे से प्राप्त होती है? तो देखिए, एक रासायनिक पदार्थ है, जहरीला पदार्थ होता है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। अफीम के पौधे से, वो भी अफीम के किस भाग से? तो लेटेक्स से। जो अफीम में फल लगता है उसके जो लेटेक्स होता है, उस लेटेक्स से हीरोइन या मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। फिर अगला है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें होता क्या है वास्तव में, ये सिद्धांत क्या है? तो जो डीएनए है, जो आरएनए है, और आरएनए से जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, यही मूल सिद्धांत है। इनमें जो आपसी अंतर संबंध होता है, यही आणविक जीव विज्ञान का सिद्धांत होता है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, तो इसका आपसी अंतर संबंध ही इसका मूल सिद्धांत है। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, चौथे का लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, लाइकेन क्या होते हैं? जो कवक हैं, यानी जो फंजाई होते हैं, और जो शैवाल होते हैं, शैवाल यानी एल्गी, फंजाई और एल्गी यानी शैवाल और कवक मिलकर, इनके मिलने से क्या बन जाते हैं? लाइकेन बन जाते हैं। जब कवक और शैवाल मिल जाते हैं तो इनके मिलने से लाइकेन बनते हैं। और जो लाइकेन है, ये क्या होते हैं? जैव प्रदूषक होते हैं, या कह लीजिए कि बायो इंडिकेटर होते हैं। बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। जब वायु जैसे है, इस वायु में जब SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, तब ये खत्म होने लगते हैं। इस तरह से वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। यानी कि जैसे वायु में SO2 की मात्रा अधिक हो गई, तो वायु प्रदूषण जब हो गया
तो ये खत्म होने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायु प्रदूषण अधिक हो गया है, वायु में ये CO2 की मात्रा बढ़ गई है। तो ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। और फिर है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे व पौधे के जड़ों, पौधों की जड़ों व कवक के बीच संबंध माइकोराइजा कहलाता है। उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों व कवक के बीच सहजीवी संबंध कह लीजिए, सहजीवी संबंध ही माइकोराइजा होता है। उच्च पौधों की जड़ों तथा कवक के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है उसे ही माइकोराइजा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सह प्रभाविता क्या है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, जब दोनों युग्म विकल्पी के लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। जैसे यहाँ लाल सांड था, इधर सफेद गाय थी, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो चितकबरी संतान हुई, इनकी चितकबरी संतान पैदा हुई, चितकबरी मवेशी पैदा हुआ। तो देखिए, यह ऐसा मवेशी था जिसके बीच बीच में लाल बाल थे, जिसके बीच बीच में सफेद थे। तो इसका भी लक्षण आया, इसका भी लक्षण आया, कोई एक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, बल्कि दोनों का मिश्रित प्रभाव यहाँ आता है, इसीलिए इसे सह प्रभाविता कहा जाता है। दोनों के लक्षण साथ साथ प्रभावित होते हैं तो सह प्रभाविता हो गया, और यही उदाहरण हो गया मवेशी वाला। फिर अगला है, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी का संरचना का नामांकित चित्र। यहाँ इसकी दूरी बता दीजिए कितनी होती है, और फिर इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ दीजिए, सभी न्यूक्लियोटाइड बना करके। नाइट्रोजन बेसिस जैसे ए है तो ए हमेशा डबल बॉन्ड T से जुड़ता है, जैसे यहाँ G और C है तो G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ेगा। इस तरह से बना देंगे। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है ये बता देंगे। माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, सबके नाम लिख करके इस तरह से। तो ये हमने अपने चैनल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप अच्छे से बनाए के नंबर ना कटे। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? विवरण दीजिए। अनुलेखन किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है। डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन है। इस लिपि में आबद्ध यानी कि बिल्कुल वैसे ही चुना हुआ है, आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में, अब यहां आरएनए में क्या हो जाएगा? ग्वानिन ही रहेगा, साइटोसिन ही रहेगा, एडेनिन ही रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? तो डीएनए में GCAT यानी ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में GCAU यानी ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को ही अनुलेखन कहा जाता है। इस पर पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से देखिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। फिर भी आपको बता दें, अगर पूछा जाए कि अनुलेखन कहाँ होता है तो कोशिका चक्र यानी इंटरफेज जब अवस्था होती है, जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो इंटरफेज अवस्था में, इंटरफेज की किन उप अवस्थाओं में? तो G1 व G2 उप अवस्थाओं में होता है। G1 व G2 उप अवस्थाओं में होता है। और अनुलेखन में होता क्या है? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में डीएनए से आरएनए बनता है। फिर अगला है, भ्रूणपोष क्या है? इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो भ्रूणपोष है ये त्रिगुणित ऊतक होता है, त्रिगुणित ऊतक है। भ्रूणपोष क्या है? तो त्रिगुणित ऊतक होता है जो दोहरे निषेचन के बाद त्रिसंलयन से बनता है, या त्रिसंलयन द्वारा जो भ्रूणपोष बनता है उस केंद्रक से
विकसित होता है भ्रूणपोष। और फिर इसका कार्य कहा गया है, तो यह जो वृद्धि कर रहा होता है भ्रूण, वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण देता है। पोषण देने का कार्य करता है। और इसकी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है, खाद्य पदार्थ संचित रखता है। जब बीज अंकुरित होने लगता है तो उस अंकुरण में नवोद्भिद को ये पोषण देता है। इस तरह से कार्य हो जाएंगे। फिर अगला है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ऐसे यहाँ अंडाशय बना दीजिए और इसको इस तरह से ला करके जोड़ दीजिए। और यहाँ फिर बता दीजिए ये गर्भाशय है और ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी दोनों होती हैं, ये योनि होती है। इस तरह से पूरा चित्र बन जाएगा। तो हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं कि एक भी नंबर ना कटे, अपने चैनल पर अपलोड किया है वीडियो। आप लोग जाइए, सही नामांकित करना और सही से चित्र बनाना बताया है, जाइए देख लीजिए। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। लिंग संलग्न, देखिए जंतुओं के कुछ लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षण, उनके लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं, माने जंतुओं के कुछ आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है। लिंग से कहने का मतलब यह है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहता ही रहता है। और हीमोफीलिया, यदि हीमोफीलिक पुरुष है, एक सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानें कैसी होंगी। और अगर हीमोफीलिक स्त्री है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसकी संतानें कैसी होंगी। ये मैंने अपने चैनल में अपलोड किया, आप लोग जाइए देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया, समझ में तुरंत आ जाएगा। फिर अगला है वर्णांधता। तो वर्णांधता में व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर करना नहीं आता है, या लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और इसमें भी, और वर्णांध स्त्री है, सामान्य पुरुष है, तो कई सारे उदाहरण मैंने इसी तरह से दे करके समझाए हैं। आप लोग जाइए देखिए, चार्ट से समझाया है, जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई थी तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जो जीन थे, जो डीएनए खंड थे, इन डीएनए खंडों की, ये जो डीएनए खंड थे, इनकी कॉपी करना, पीसीआर से इनकी कॉपी की जाती है। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि से कॉपी की जाती है। बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, इसे ही पीसीआर कहा जाता है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसकी खोज कैरी मुलिश ने की थी। कैरी मुलिश ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज? तो डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर भी बन सकती हैं, इस विधि की खोज कैरी मुलिश ने की थी। कभी प्रश्न पूछ ले कि डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर बनाने की विधि को किसने खोजा था, तो डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर बनाने की विधि को कैरी मुलिश ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। प्रभाविता का नियम क्या होता है? मेंडल ने इसमें दो विपरीत लक्षण लिए थे, एक शुद्ध लंबा था, एक शुद्ध बौना था, और दोनों के बीच में संकरण कराया तो यहाँ पर संकर लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। तो ये लंबा था, यहाँ लंबा प्रकट हुआ तो ये प्रभावी, और ये बौना था, यहाँ बौना नहीं आया तो ये अप्रभावी। तो इन्होंने कहा कि जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों या युग्म विकल्पी के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी, और यह पूरी क्रिया प्रभाविता कहलाती है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी होता है। तो यही प्रभाविता का नियम है। अच्छे से समझने के लिए चैनल से जाइए देखिए। फिर अगला है, बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, जब कोई एक लक्षण है,
एक लक्षण है और इस एक लक्षण को कई सारे जीन मिलकर निर्धारित करते हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3, एक लक्षण को कई सारे जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे ही बहुजीनिक वंशागति कहा जाता है। ऐसे ही जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग, जो त्वचा का रंग है इसको देखिए, एक तो काला होगा एकदम, दूसरा एकदम गोरा होगा और इसके बीच के भी होंगे, गेहुआ होगा, हल्का हल्का, इस तरह से। तो काले के अलावा भी इसके बीच के होंगे, गोरे के अलावा भी बीच के होंगे, तो कई सारे रंग हो गए। तो जब एक ही लक्षण है और इस लक्षण को कई सारे जीन मिलकर नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, जो आनुवांशिक कूट होता है ये कामा विहीन होता है, कामा विहीन होता है, यानी आनुवांशिक कूट में कामा नहीं लगता है। और क्या होता है, इसमें 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है। यानी जो आनुवांशिक कूट है ये 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है। और इसके अलावा ये सभी जीवों में समान होता है, सभी जीवों में समान होता है। जो आनुवांशिक कूट है ये सभी जीवों में समान होता है। और आपको बता दें, AUG ये प्रारंभिक कोडान होता है। प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त ये मिथियोनिन को कोडित करता है, मिथियोनिन को कोडित करता है AUG। और समापन कोडान, अगला लक्षण आप अगली विशेषता बता सकते हैं, समापन कोडान UAA, UAG और UGA ये समापन कोडान होते हैं। समापन कोडान जो श्रृंखला को समाप्त करते हैं या विमोचित करते हैं। फिर अगला है, टाइफाइड व निमोनिया के रोग जनक कौन है, उनका उदाहरण, उनके लक्षण लिखिए। देखिए, टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और यह जो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और ये आंत में संक्रमण करता है, आंत में संक्रमण करता है, आंतों को संक्रमित करता है। और जो निमोनिया है, न्यूमोनिया जो रोग है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है ये फेफड़ों में संक्रमण करता है, इसके कारण फेफड़े में संक्रमण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन क्रिया का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। फिर अगला है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से इसको आप देखिए। ये भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देखिए। और फिर अगला है, मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो शुक्राणु का चित्र बनाकर इसके बारे में आप बता सकते हैं, अंडाणु का चित्र बनाकर इसके बारे में बता सकते हैं। हमारे चैनल में अलग अलग दोनों अपलोडेड हैं, जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, द्विसंकर क्रॉस, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला है, अनुकूलन, तो ये कोर्स में नहीं हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।